हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 17 जो कि दिसंबर के सिलेबस में है। उसका नाम क्या है? केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। मतलब ये चैप्टर आपके डेली लाइफ पर बेस्ड है कि आप अपने डेली लाइफ में किस तरीके से केमिस्ट्री का जो है यूज करते हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक जगह या दो जगह यूज करते हो, आप सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक जितनी भी चीजें यूज करते हो उसमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसका कंट्रीब्यूशन होता है? केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जो है रहता ही है। तो वही चीजें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जहां पर केमिस्ट्री हमारी लाइफ के साथ इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले देखो, we use a number of chemical compounds, for example water, salt, sugar, soap etc. in our day to day lives। हम लोग अपनी लाइफ में नमक, वाटर, शुगर, सोप, ये सारी की सारी चीजें हमने अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं? यूज करते हैं। वुड लाइफ बी पॉसिबल विदाउट वाटर? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारी लाइफ है वो बिना पानी के पॉसिबल हो सकता है? आंसर है नहीं हो सकता। कैन यू इमेजिन हाउ फूड वुड टेस्ट इफ वी डिड नॉट एड शुगर एंड सॉल्ट टू इट? अगर हम लोग अपने खाने में ना तो नमक डालें ना ही शुगर डालें तो हमारे जो स्वीट्स है, जो हमारे जो क्रंची चीजें वो आपको कैसी लगेंगी? एकदम टेस्टलेस लगेंगी। Not just salt, but many other inorganic chemicals such as baking soda, baking powder, etc. are used in the food preparation and also in baking industry। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्ट का ही हम लोग यूज करते हैं, बेकिंग सोडा भी यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं और हम लोग अपने बेकिंग इंडस्ट्रीज में इन सब का जो है यूज जो है करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर एंड मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, फ्री ऑफ जर्म्स। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका भी हम लोग यूज करते हैं पानी को क्लीन करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए, पानी में जितने भी बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, ये सब किसमें यूज होते हैं? बिल्डिंग्स वगैरह में यूज होते हैं। तो सीमेंट भी एक केमिकल है, ग्लास भी एक केमिकल्स होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे आप डेकोरेटिव चीजें बनाते हो, अपने फ्लोर का वो करवाते हो, फ्लोरिंग करवाते हो, वो सारी की सारी चीजें भी इसमें आती हैं। We will study many such important chemical compounds in the mixture in this chapter। और हम लोग इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में जो है क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से सबसे पहला हम लोग देखते हैं वाटर के बारे में। अब वाटर के बारे में देखो, आपको पता ही होगा वाटर क्या होता है। आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, पीते हो, बहुत सारी चीजें वाटर के थ्रू आप अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। हमारा जो अर्थ है उसका 3/4 जो भाग है, 3/4 जो है वो वाटर से कैसा है? कवर्ड है। एंड इट इज फाउंड इन ओशन, रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा। और ये हमको कहाँ मिलता है? ओशन में मिलता है, रिवर में मिलता है, लेक्स वगैरह में जो है मिलता है। वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन टू अप टू अ सर्टेन डेप्थ beneath ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ओशन ये तो सरफेस हो गया, रिवर भी सरफेस हो गया, लेक्स भी सरफेस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी सिर्फ जो अर्थ के सरफेस पर ही मिलता है। अर्थ के नीचे कुछ किलोमीटर पर जाने पर या कुछ मीटर जाने पर भी हमको ग्राउंड वाटर जो है मिलता है। फॉर ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल वाटर इज इसेंशियल एज ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। जिस तरीके से हमको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, उसी तरीके से यहाँ भी अगर हमको अपने प्लेनेट अर्थ में सरवाइव करना है तो हमको वाटर की जरूरत जो है पड़ेगी। विदाउट वाटर हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। आवर अर्थ वाटर इज प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स। हमारे अर्थ में जो वाटर है वो तीन तरीके से प्रेजेंट है। एक तो सॉलिड मतलब आइस के फॉर्म में, जो ग्लेशियर्स वगैरह है उसके फॉर्म में प्रेजेंट है। लिक्विड वाटर मतलब वाटर के फेस में प्रेजेंट है, जैसे कि ओशन हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, इन सब में वाटर के फॉर्म में। और गैस, गैस मतलब होता है वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में क्या है? प्रेजेंट है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है? तो आप देखना ठंडी के दिनों में क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है तो उस पर क्या होता है? पानी आ जाता है। तो पानी कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर जो होता है वो कंडेंसेट होता है और कंडेंसेट होकर उसमें पानी आ जाता है। मतलब ग्लेशियर के फॉर्म में जो होता है वाटर उसको बोलते हैं आइस, जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं वाटर, और जो स्टीम फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं वाटर वेपर या फिर गैस जो है हम लोग बोलते हैं। Usually the density of a substance in the solid state is more than the density of liquid state। आपको पता होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपने डिफरेंस पढ़ा होगा। तो सॉलिड जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड जो होते हैं वो थोड़े से कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है किसकी डेंसिटी से? लिक्विड की डेंसिटी से। At 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इन द सॉलिड स्टेट इज 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर।
ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट, तो 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर। और ये 4 डिग्री सेल्सियस ही एक ऐसा है जहां पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इससे अगर कम हुआ तब भी डेंसिटी कम हो जाएगी, इससे ज्यादा हुआ तब भी डेंसिटी कम हो जाएगी। इट्स डेंसिटी इन लिक्विड स्टेट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। और सॉलिड का कितना होता है, आइस का ये है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। As you can see, 4 degrees Celsius, the density of ice is less than the density of water. Therefore, ice floats on the water. अब देखो, अगर हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड लेंगे और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी लेंगे, तो अब एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो सॉलिड है, मतलब जो आइस है, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी 1 से कम है, लेकिन लिक्विड की जो डेंसिटी है वो 1 से क्या है, ज्यादा है। तो इसी कारण से क्या होता है, ये जो आइस है ना, वो पानी के अंदर में क्या करता है, फ्लोट जो है करता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। लेकिन जनरली क्या होता है, ये जनरली बात हो रही है ना, यूजुअली द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जनरली ऐसा होता है 4 डिग्री सेल्सियस को छोड़कर कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा ही होती है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पानी के लिए टेम्परेचर होता है जहां पर उल्टा हो जाता है, वहां पर सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाती है और 4 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इसी कारण से 4 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होता है वो पानी के ऊपर में क्या करता है, तैरता है। तो अगर क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना कि अगर आपको बोलेगा कि सामान्यतः या इन जनरल क्या ट्रेंड चलता है, तो इन जनरल सॉलिड की डेंसिटी हमेशा लिक्विड से ज्यादा होती है। लेकिन वाटर के केस में 4 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा नहीं होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, ये याद रखना। और ऐसा भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि व्हाई द आइस फ्लोट ऑन द लिक्विड वाटर करके, तो उसका भी सेम आंसर है, क्योंकि उस समय 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम होता है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होता है, इसीलिए फ्लोट करता है। दिस इज अ बून फॉर वाटर लाइफ, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन कोल्डर रीजन ऑफ द अर्थ द सरफेस ऑफ रिवर एंड द लेक्स फ्रीजेस टू आइस, सिंस आइस इज अ थर्मल इंसुलेटर देयरफॉर वाटर बिलो द आइस सरफेस कूल्स मोर स्लोली एंड द डज नॉट फ्रीज इजीली। अब देखो, आप लोग जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाओगे ना, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, या कुछ लोकेशंस आपको ऐसे दिखेंगे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, वहां पर भी ऊपर का जो लेयर होता है, ऊपर में क्या रहता है, पूरा का पूरा आइस बन गया रहता है, और नीचे में क्या रहता है, नीचे आइस नहीं रहता, नीचे पानी क्या रहती है, फ्लो होते रहती है। तो इसी इसी चीज का बेनिफिट कौन लेता है, एक्वेटिक एनिमल्स जो है लेते हैं। जैसे अब आइस कब बनेगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो जब पोलार रीजन में ठंडी बढ़ जाती है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होता है, कुछ हाइट तक क्या हो जाता है, ये बर्फ के फॉर्म में जम जाता है, इस तरीके से सॉलिड हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर। लेकिन कुछ हाइट के बाद जब आप नीचे जाओगे ना, तो ये नीचे का कंडीशन कैसा रहता है, पूरी तरीके से लिक्विड ही रहता है। और चूंकि आइस जो होता है वो हीट का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, तो ये ऊपर के टेम्परेचर को पानी के अंदर और आने नहीं देता, और इसी का फायदा कौन उठाती है, जो फिश वगैरह जो होती है वो इसके अंदर में बड़े आराम से, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं। समझ में आए ये चीज आपको। पोलार रीजन में क्या होता है, ठंडे के दिनों में ऊपर वाला जो सरफेस होता है, कुछ फीट तक ना, 1 फीट या 2 फीट तक आइस बन जाता है। लेकिन नीचे जो 2 फीट के नीचे जो पानी रहता है वो आइस नहीं बन पाता, क्योंकि ऊपर का जो आइस है वो हीट को नीचे जाने नहीं देता, या नीचे के हीट को ऊपर आने नहीं देता। इसीलिए एक ही जगह पर लिक्विड भी रहता है और एक ही जगह पर सॉलिड भी रहता है, और इसी का फायदा उठाकर एक्वेटिक एनिमल यहाँ पर सर्वाइव जो है करते हैं। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब जो वाटर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ह्यूमिडिटी के नाम से। ह्यूमिडिटी लेवल कैन चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन। वाटर इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग मेनी सब्सटेंस एंड देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखो, हर सीजन में ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज्यादा या कम होती है। जैसे गर्मी के दिनों में गैसेस में वाटर रहती ही नहीं है, एटमॉस्फेयर में कम रहती है, तो उस समय उसकी ह्यूमिडिटी कम होती है। बरसात के दिनों में क्या होता है,
पूरे हर जगह पानी पानी रहता है तो एटमॉस्फेयर में भी क्या होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। ठंडी के दिनों में भी ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए देखना गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो पानी है ही नहीं, तो जो गीला कपड़ा होता है तो हवा क्या करती है, उसको बहा कर ले जाती है और कपड़े के पानी को जो है ह्यूमिडिटी में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज देती है। लेकिन बरसात के दिनों में कपड़े कम सूखते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े का जो पानी है वो इवापोरेट नहीं हो पाता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी है। ये चीज समझ में आया आपको? दो चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बर्फ के नीचे पानी कैसे हुआ समझ में आ गया होगा आपको। बर्फ रहता है, बर्फ इंसुलेटर होता है, तो नीचे के ठंडी को ऊपर जाने नहीं देता, ऊपर की ठंडी को नीचे नहीं जाने देता, तो कुछ फीट तक बर्फ बना रहता है, फिर नीचे पानी बना रहता है। और दूसरा चीज ये होता है कि जो अभी मैंने बताया कि ह्यूमिडिटी जो होती है वो हर सीजन में अलग अलग होती है। जैसे गर्मी के दिनों में समर सीजन में कम हो जाती है, विंटर सीजन में बढ़ जाती है, और रेन सीजन में तो और बढ़ जाती है। चलो अब आगे देखते हैं वाटर के टाइप्स। तो वाटर जो होते हैं बेसिकली यूज के, अगर हम लोग यूजेस के बेसिस पर देखें तो वाटर दो टाइप का होता है। एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। ठीक है। अब ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का कैटेगराइजेशन कैसे होता है? तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का कैटेगराइजेशन करने का तरीका ये होता है कि पानी में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है। अगर कम सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो सॉफ्ट वाटर होगा, ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो हार्ड वाटर होगा। अब आप पता कैसे करोगे? तो आप क्या करना, दो सैंपल लेना अलग अलग और दोनों पानी को क्या करना, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना। और गर्म करने के बाद आप क्या करना, दो अलग अलग जगह से जो पानी ली हो उसको ठंडा होने देना। आप देखना नीचे में व्हाइट व्हाइट कलर का सॉल्ट जो है जमा हो जाएगा। तो जिस जिस सैंपल में या जिस जगह के पानी में ज्यादा सॉल्ट जमा होगा, मतलब समझ जाना है कि उसमें सॉल्ट ज्यादा है। और ये कहाँ पर ज्यादा होता है? नदी, तालाब, लेक्स, जो समुद्र होते हैं उनमें सॉल्ट ज्यादा होता है, इसीलिए वो हार्ड वाटर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक और तरीका होता है पहचानने का, अगर आप गर्म करके चेक नहीं करना चाहते हो तो एक ऐसा वाटर जिसपे जो हमारा साबुन है उसकी लेदरिंग क्या होती है, अच्छे से हो जाती है। लेदरिंग मतलब झाग। तो अगर किसी पानी में झाग अच्छे से दे रहा है साबुन, इसका मतलब वो सॉफ्ट पानी है। और अगर किसी पानी में अगर झाग अच्छे से नहीं दे रहा है, मतलब वो हार्ड वाटर है। तो ये चीज आपको समझनी है। देखो इसी चीज को यहाँ पर बताया, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। इट क्विकली फॉर्म्स अ लॉट ऑफ लेदर विथ सोप। ये पानी एक ऐसा टाइप का पानी होता है जिसमें सोप क्या होता है, बड़े आसानी से बहुत ज्यादा झाग लगा देता है, प्रोड्यूस हो जाता है। रेन वाटर एंड द डिस्टिल वाटर आर टू एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट वाटर। याद रखना, जो बरसात का पानी होता है और जो हमारा डिस्टिल्ड पानी होता है, आरओ का पानी होता है, वो दोनों सॉफ्ट वाटर के एग्जाम्पल जो है होते हैं। तो सॉफ्ट वाटर के लिए आप कपड़ा धोने के लिए किसका यूज करोगे? सोप का यूज करोगे, क्योंकि ये इजीली लेदर प्रोड्यूस होता है। हार्ड वाटर में आप सोप का प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि सोप जो है हार्ड वाटर के साथ जल्दी लेदर प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो फिर हार्ड वाटर में हम लोग किसका यूज करते हैं? डिटर्जेंट वगैरह का जो है यूज जो है करते हैं। डिटर्जेंट जो होता है वो सॉफ्ट वाटर में भी अच्छा लेदर प्रोड्यूस करता है, हार्ड वाटर में भी अच्छा जो है लेदर प्रोड्यूस करता है। अब आगे देखो, हार्ड वाटर, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म लेदर विद द सोप एंड द वेरी लिटिल लेदर इज सीन। वही चीज होता है कि जो हार्ड वाटर होता है ना, उसमें जो हार्ड वाटर में क्या होता है, सोप जो होता है वो जल्दी से डिटर्जेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, सॉरी, जल्दी से लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है। इंस्टेड हार्ड वाटर फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट नोन एज सोप स्कम विद द सोप। और अगर हार्ड वाटर में आप साबुन को घिसते जाओगे तो उसके ऊपर में क्या हो जाएगा, एक प्रेसिपिटेट, एक लेयर जो है क्या हो जाता है, बन जाता है। और वो लेयर क्या करता है, स्कम जो है कहलाता है। तो स्कम क्या होता है समझ में आ गया? अगर हार्ड वाटर में साबुन को अगर यूज करोगे तो उसके ऊपर में एक लेयर जम जाएगा, उस लेयर को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इसी प्रेसिपिटेट का नाम क्या होता है, स्कम। तो अगर स्कम का डेफिनेशन पूछेगा तो आप ये यूज कर सकते हो। अब आगे देखो, कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हमारा जो पानी होता है वो हार्ड क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है? देखो, द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, हार्ड वाटर ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। हमारा जो पानी होता है उसमें मैग्नीशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, जिसके कारण से वो क्या हो जाता है, हार्डनेस जो है उसमें आ जाती है। द सॉल्ट कैन बी हाइड्रोजन कार्बोनेट और द सल्फेट्स एंड द कार्बोनेट्स। इफ द डिजोल्व सॉल्ट इज अ सोडियम वाटर विल बी सॉफ्ट। अगर डिजोल्व जो सॉल्ट है अगर वो सोडियम है तब तो वो सॉफ्ट रहेगा। लेकिन अगर पानी में हाइड्रोजन कार्बोनेट या सल्फोनेट अगर मिल गया तो वो पानी क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। मतलब वाटर में अगर सोडियम है तो तब तो वो सॉफ्ट के कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर कैल्शियम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, तो फिर वो हार्ड वाटर की कैटेगरी में आ जाएगा। सोप क्या होता है? देखो, सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, फॉर एग्जांपल सोडियम स्टेरेट। ये सोप का फॉर्मूला है, याद रखना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोप बोलेगा ना,
तो C17H35COO Na ये होता है साबुन जिसको आप यूज करते हो ना, वो केमिकली इस नाम से जाना जाता है। ये जो साबुन है ये क्या करता है, इट रिएक्ट्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट टू गिव अ प्रेसिपिटेट, द रिएक्शन कैन बी रिटन एज, देखो अब यहाँ पर साबुन को आपने क्या किया, पानी के साथ घोला। तो पानी के साथ जो क्या क्या करता है, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि साबुन जो है लेदर प्रोड्यूस क्यों नहीं करता है हार्ड वाटर के साथ। तो उसका रीजन है, जब आप सोप का फॉर्मूला आपको पता चल गया, जब आप सोप को पानी के साथ मिक्स करोगे, किसके साथ, वाटर के साथ, तो होगा क्या, देखो अब सोप में क्या है, C17H35COO Na इसका फॉर्मूला होता है। वाटर में होता क्या है, कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं जो कि हार्ड वाटर बनाते हैं। तो जब ये हमारा साबुन हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो एक प्रिसिपिटेट बनाता है और यहाँ से सोडियम जो है अलग हो जाता है। इसी कारण से यहाँ पर लेदर प्रोड्यूस नहीं होता है। जबकि सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, सॉफ्ट वाटर में जो है हम लोगों के पास जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं होते, वहां सोडियम ही होता है। तो इसीलिए वो बड़े आसानी से लेदर प्रोड्यूस करता है। तो किसी भी पानी का हार्डनेस का रीजन क्या समझ में आ गया, उस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं जो कि साबुन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं और लेदर प्रोड्यूस नहीं करते। और सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है नहीं होते, इसलिए बड़े आसानी से वो लेदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, झाग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। Water will form leather with the soap only after all the magnesium and calcium salts are precipitated. अब अगर हार्ड वाटर में अगर आपको साबुन को यूज करना ही है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कैल्शियम है, जो मैग्नीशियम, उसके सॉल्ट को आपको रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके साबुन वहां पर काम करेगा। A lot of soap is wasted during the precipitation reaction. अब अगर हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में आपको क्या करना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करना है, तो वो तो बड़े आसानी से होंगे नहीं। तो आप साबुन को घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ, आपका साबुन बस क्या होगा, वेस्ट होगा और झाग प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटाने में काम में लग रहा है, लेदर प्रोड्यूस करने में यूज नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आप लोग हार्ड वाटर में जो है सोप का यूज मत करना, हार्ड वाटर में जो है डिटर्जेंट का जो है यूज करना। डिटर्जेंट का यूज करोगे तो क्या होगा, डिटर्जेंट की यूज करने से वो इजीली हट जाता है। कौन हट जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम हट जाते हैं और लेदर प्रोड्यूस होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ हार्डनेस जो होता है दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, एक ऐसा वाटर जिसको गर्म करके उसमें कुछ सॉल्ट मिलाकर उसमें कुछ रिएक्शन करा के उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्डनेस को जो है कम कर सकते हैं, उसको हम लोग सॉफ्ट बना सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस। मतलब ऐसा हार्डनेस जिसको किसी भी तरीके से हम लोग यूज करके क्या कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, वो क्या कहलाता है, टेम्पररी हार्डनेस। जैसे कि एक हमारे पास है, देखो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे ना, तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और देखो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर जो आपको मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसको गर्म करके ठंडा करके कोई केमिकल मिलाकर कोई रिएक्शन करवाकर उसमें से हार्डनेस को अगर हटा सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका टेम्पररी हार्डनेस कहलाएगा। परमानेंट हार्डनेस क्या कहलाता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी रिएक्शन करा लो, गर्म करा लो, ठंडा करा लो, उसके हार्डनेस को आप खत्म नहीं कर पाओगे, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम को वहां से हटा नहीं पाओगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस जो है हम लोग बोलते हैं। चलो अब आगे देखते हैं पोर्टेबल वाटर। तो देखो पोर्टेबल वाटर का दूसरा नाम क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर ही होता है। इसको आप कुछ नया मत समझना, ड्रिंकेबल वाटर ही होता है। तो जो हम लोग पानी पीते हैं वो क्लीन होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए और जम से क्या होना चाहिए, फ्री जो है होना चाहिए। अब इसमें ऐसा नहीं कि सॉल्ट एक भी नहीं होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए, लेकिन सॉल्ट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में जो है होना चाहिए। To make the available water potable, we can add alum, bleaching powder, potassium permanganate, chlorine, etc. to be water purified devices. आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ड्रिंकिंग वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर अचीव करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर चाहिए तो आप यूज कर सकते हो ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हो, एलम यूज कर सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर सकते हो, क्लोरीन यूज कर सकते हो, जिससे आपका पानी क्या हो पाए, प्यूरिफाई हो पाए। Distilled water which is obtained by the distillation is used in medical research and the car batteries and the experiment work। एक्सपेरिमेंट वर्क में डिस्टिल वाटर का जो यूज जो है होता है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे आपके वाटर के यूजेस हैं। ये एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, मिलाने के लिए किसी दूसरे चीज में। एग्रीकल्चर में यूज होता है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन में यूज होता है। वाटर इज यूज इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज में जो है वहां पर यूज होता है। कपड़े धोने के लिए यूज होता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है।
वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है तो बॉयलर्स को क्या किया जाता है, गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए कूलर वगैरह में जो है यूज जो है किया जाता है। तो ये सब वाटर की क्या है यूजेस है। आपको और भी बहुत सारी चीजें आप यूज करते हो, आप उसमें से अपने से भी कोई पॉइंट जो है आप इसमें अच्छा लग रहा होगा अपने हिसाब से तो आप इसमें यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। मतलब जो ये पॉइंट तो आपको लिखना ही है, इसके अलावा अगर आपको कोई और अच्छा याद आ गया कि हाँ इसमें ये यूज होता है, इसमें ये यूज होता है वाटर का, आप वहां पर मेंशन कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग वाटर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और भी ज्यादा चीजें इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।